नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीप कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग तद्भव और तत्सम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में तद्भव और तत्सम की परिभाषा देखी थी और उसके साथ कुछ नियम पढ़े थे, ताकि हम किसी भी शब्द को देखकर ये पहचान सकें कि ये तद्भव है या तत्सम। तो हम अब तक कुल 3 नियमों को पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और चौथा नियम पढ़ेंगे। चौथा नियम है अनुस्वार संबंधी नियम। तो सबसे पहले हम 2 मात्राओं को देख लेते हैं। एक है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक। तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि जब हम किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदु रख देते हैं वो अनुस्वार कहलाती है। जैसे हम अंगूर लिखते हैं तो उसके ऊपर एक बिंदु लगाते हैं। और दूसरा शब्द है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होती है कि जब हम किसी भी शब्द के ऊपर एक चंद्र के आकार का बिंदु रखते हैं, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये चंद्र बिंदु है, इसे अनुनासिक कहते हैं, जबकि ये अनुस्वार है। तो नियम क्या है कि अनुस्वार से बने हुए अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। यहां पर अधिकांश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह है कि हमेशा अनुस्वार से बने हुए शब्द तत्सम ही होंगे, यह जरूरी नहीं है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनुस्वार से बने होते हैं लेकिन फिर भी वो तद्भव होते हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिर भी अधिकांश शब्द ऐसे हैं जो अगर अनुस्वार से बने हैं तो वो तत्सम होंगे, जबकि अनुनासिक से बने हुए शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संस्कृत भाषा में अनुनासिक शब्द नहीं था। अनुनासिक की जो उत्पत्ति है वो हिंदी भाषा में हुई है। तो आप जानते हैं तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर अनुनासिक शब्द संस्कृत भाषा में था ही नहीं तो उससे बना हुआ कोई शब्द संस्कृत का कैसे हो सकता है। इसलिए जो भी शब्द अनुनासिक यानी इस वाले मात्रा से बना होगा वो हमेशा तद्भव होगा। अगर अनुनासिक से बने शब्दों को तत्सम रूप में बनाना हो तो अनुनासिक को अनुस्वार में बदल दिया जाता है। आप ये देखिए कि अनुनासिक से बने हुए शब्दों को अगर तत्सम रूप में बदलना हो तो अनुनासिक को अनुस्वार में बदल दिया जाता है। ठीक है। एक और पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे, सर्वथा अनुनासिक को अनुस्वार में बदलकर ही तत्सम बनाया जाए यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी अनुनासिक को हटा दिया जाता है तथा कभी कभी शब्द को ही परिवर्तित कर दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि हमने पढ़ा कि अनुस्वार से बने हुए शब्द हमेशा तत्सम होंगे और अनुनासिक से बने हुए हमेशा तद्भव होंगे। और अगर अनुनासिक वाले शब्दों को तत्सम में बदलना हो तो अनुनासिक को अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा अनुनासिक को अनुस्वार में बदल करके ही तत्सम बनाया जाए ये जरूरी नहीं है। कभी कभी अनुनासिक को हटा दिया जाता है या कभी कभी अनुनासिक को हटाने के सिर्फ अनुनासिक को हटाने के बजाय पूरे पूरे शब्द को परिवर्तित कर दिया जाता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला है अंधकार। देखिए यहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो ये तत्सम शब्द है। इसको तद्भव में बदलने के लिए हमने अनुस्वार को अनुनासिक में बदल दिया और ये हो गया अंधेरा। सॉरी। उसके बाद अगला शब्द है ग्रंथि। यहां भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो ये तत्सम शब्द है, जबकि इसे तद्भव में बदलने के लिए हमने अनुस्वार को अनुनासिक में बदल दिया। तो ये ग्रंथि का हो गया गांठ। उसके बाद अगला शब्द है खंडग्रह। खंडग्रह को हमने लिखा खंडहर। देखिए यहाँ पर किसी तरह का अनुनासिक प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन फिर भी ये तत्सम है। उसका कारण ये है कि आप जानते हैं कि किसी भी वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, वर्ग मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका जो 5वां वर्ण है यानी अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये जो 5 वर्ण हैं इनके स्थान पर हम अनुनासिक का अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम खंडग्रह को चाहें तो
इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो खंड ग्रह का हुआ खंडहर, चंद्र का तद्भव हुआ चांद, उसके बाद अंग प्रोछा, अंग प्रोछा को हम अंगोछा लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं जितने भी शब्द ऐसे हैं जिनमें चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग हुआ है वे सब के सब तद्भव हैं, जबकि वे शब्द जिनमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है यानी अंग की बिंदु लगाई गई है ये सब के सब आपके तत्सम शब्द हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यहाँ देखिए कि हमेशा अनुनासिक को अनुस्वार में बदल करके ही तत्सम या तद्भव बनाया जाए, जरूरी नहीं है। कभी कभार पूरे के पूरे शब्द को बदल दिया जाता है। यहाँ देखिए ऊंचा, ऊंचा शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ था, तो इसका तत्सम बनाने के लिए हमने अनुनासिक को अनुस्वार में नहीं बदला बल्कि पूरा शब्द ही बदल दिया। हमने ऊंचा का कर दिया उच्च, बड़े ऊ को छोटा ऊ, और चा में आ की मात्रा थी उसको हटा करके हमने यहाँ आधा चा लिख दिया, तो इसलिए ऊंचा का हो गया उच्च। इसी तरह से एक शब्द है भंवरा, भंवरा को हमने कर दिया भ्रमर और भांड को किया भट्ट। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर शब्दों में अनुनासिक को अनुस्वार में बदलकर तत्सम बनाया गया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हम अनुनासिक को अनुस्वार में ना बदल करके पूरा का पूरा शब्द बदल देते हैं। इसी के साथ कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद कैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुस्वार से बने हुए शब्द तत्सम होते हैं, लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि यहाँ अधिकांश शब्द लगा हुआ है, यानी हमेशा अनुस्वार वाले तत्सम ही होंगे ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर वो अपवाद हैं। देखिए बंदर, बंदर में अनुस्वार लगा हुआ है, उसके बावजूद ये तत्सम शब्द है। तो बंदर का तत्सम बनाने के लिए हमने कर दिया वानर। इसी के साथ बजरंग, बजरंग में भी अनुस्वार लगा हुआ है, उसके बावजूद ये तद्भव शब्द है। बजरंग को हम तत्सम में वज्रांग लिखते हैं। उसके बाद अगला शब्द है पलंग, पलंग में भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और ये तद्भव है। पलंग का तत्सम होता है पर्यंक, इसके नीचे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। अगला शब्द है खंभा, खंभा शब्द में भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, फिर भी ये तद्भव है। इसका तत्सम रूप होता है स्तंभ, उसके नीचे है कंधा, कंधा भी एक तद्भव शब्द है। कंधा का तत्सम होता है स्कंध और उसके नीचे है पंगत। यहां मैं आपको लिख के दिखा देता हूं पंगत। पंगत ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप बनाने के लिए हम इसको पंक्ति लिखते हैं इस तरह से। उसके बाद अगला यानी पांचवा नियम है इस्त और इस्थ वाले अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनके शुरुआत में आधा सा और ता या फिर आधा सा और था लिखा हुआ हो, वे अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। इनका तद्भव बनाने के लिए आधा सा को हटा दिया जाता है, यानी इनका लोप कर दिया जाता है, तथा ता और था को था में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी शब्द जिसमें आधा सा और ता या फिर आधा सा और था एक साथ हों तो वे अधिकांश तत्सम होते हैं। अगर इन्हें तद्भव बनाना हो तो आधा सा को हटा दिया जाता है और ता या था को था में बदल दिया जाता है। आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, ये शब्द है स्तंभ, आधा सा और ता लगा हुआ है, ये तत्सम है। इसे तद्भव बनाने के लिए सा को हटाया गया
और ता को था में बदल दिया गया, तो ये हो गया थामना। उसके बाद अगला शब्द है हस्ती। हस्ती में भी आधा सा और ता है, तो हस्ती को कर दिया गया हाथी। इस तरह से हमने आधा सा को हटा दिया और ती को थी में बदल दिया, तो हस्ती का हो गया हाथी। पुस्तिका, ये भी आपका तत्सम शब्द है। पुस्तिका का कर दिया गया पोथी। पोथी आपका तद्भव शब्द है। अगला शब्द है स्थान। स्थान का तद्भव होता है थान। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आधा सा को खत्म कर दिया गया और था आप जानते हैं था में ही परिवर्तित हो जाता है, तो स्थान का हो गया थान। उसके बाद अगला शब्द है हस्त। हस्त का हो गया हाथ। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से बदल दिए जाते हैं या जो अपवाद स्वरूप होते हैं, जैसे अस्थि। अस्थि में हमें ऊपर के नियम के हिसाब से आधा सा को हटाना था और था का था ही रहता। इस तरह से हम इसे अथि कर सकते थे, लेकिन हमने अथि ना करके इसको हड्डी लिखा, तो ये शब्द पूरी तरीके से बदल गया है। ये एक अपवाद है। उसके नीचे एक शब्द है स्तुति। स्तुति भी एक तत्सम शब्द है। अगर ऊपर के नियम के हिसाब से देखें तो इसे स्तुति के स्थान पर थुति होना चाहिए था, क्योंकि आधा सा खत्म होता, उसके बाद ता को था में बदला जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्तुति को अस्तुति लिख दिया गया। तो उसके नीचे अपाद हस्त। अपाद हस्त को भी पूरी तरीके से बदल के अपाहिज किया गया। तो ये 3 आपके अपवाद हैं 5वें नियम के। इस तरीके से कुछ शब्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर शब्द अगर इस्त या इस्त से बने हुए हैं तो ये तत्सम होंगे, और इन्हें तद्भव बनाने के लिए सा को हटा दिया जाता है और ता को था में बदल दिया जाता है। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले नियम पर आते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 6, मूर्धन्य श से संबंधित नियम। इसको आप लोग षटकोण वाला सा भी कहते हैं। तो नियम नंबर 6 है कि षटकोण वाला नहीं, मूर्धन्य श। मूर्धन्य श का प्रयोग सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है। तद्भव शब्दों में कभी भी श का प्रयोग नहीं होता। तद्भव बनाने के लिए या तो श को सा में बदल दिया जाता है या फिर मूर्धन्य श को खत्म कर दिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि श का प्रयोग सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है। इन शब्दों का प्रयोग कभी भी तद्भव शब्दों में नहीं होता। तद्भव बनाने के लिए श को सा में बदल दिया जाता है या फिर श को खत्म कर दिया जाता है। आप यहाँ देखेंगे जैसे षोडश, यहाँ मूर्धन्य श था तो इसको हमने सा में बदल दिया, षोडश का हो गया 16। उसके बाद है शुष्क। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये आधा मूर्धन्य श है, तो यहाँ इसको हटा के कर दिया गया सूखा। उसके बाद शीर्ष। शीर्ष भी आपका एक तत्सम शब्द है, तो शीर्ष का तद्भव होता है शीश। फिर से शिष्य। शिष्य का हो गया सिख। ओष्ठ का ओठ। काष्ठ का काठ और कुष्ठ का कोढ़। ये नीचे वाला शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये कुष्ठ का होता है कोढ़। उसके बाद नियम नंबर 7, तालव्य श से संबंधित नियम, यानी शलजम वाला सा। ये नियम कहता है कि श यानी तालव्य श के प्रयोग वाले शब्द सर्वदा तत्सम होते हैं। इन्हें तद्भव बनाने के लिए श को दंत्य सा यानी सपेरे वाले सा में बदल दिया जाता है। आप देख रहे हैं मूर्धन्य श को भी हमने सपेरे वाले श यानी तालव्य श में बदल दिया, और मूर्धन्य श को हमने दंत्य सा में बदल दिया, और यहाँ हमने तालव्य श को भी दंत्य सा में बदल दिया तद्भव बनाने के लिए।
जबकि मूर्धन्य श और तालव्य श दोनों ही प्रयोग वाले शब्द जो होंगे आपके तत्सम शब्द होंगे। आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शनैश्चर, यहाँ भी तालव्य श और तालव्य श, तो इसको हमने कर दिया शनिचर। यहाँ हमने सपेरे वाला सा यानी दंत सा का प्रयोग किया। उसके बाद अगला शब्द है श्वशुरालय, तो यहाँ भी तालव्य सा था, हमने इसे दंत सा में बदल दिया, इसका हो गया ससुराल। उसके बाद अगला शब्द है शाटी। शाटी शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है साड़ी। उसके बाद सुष्टि का होता है सोंठ, शाक को हम लिखते हैं साग, शलाका का होता है सलाई, श्याली को हम लिखते हैं साली, श्यामल का होता है सांवरा, और यश को हम लिखते हैं जस। ये भी एक नियम है कि तत्सम शब्दों में जहाँ जहाँ या शब्द होगा, या अक्षर होगा, उसका तद्भव बनाने के लिए या का हम जा में परिवर्तन कर देते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद दश, दश को हमने लिखा दस, हमने शा को सा में बदल दिया। उसके बाद अगला शब्द है राशि, राशि का हो गया रास। उसके बाद श्वशुर, श्वशुर को हम लिखते हैं ससुर। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के लिख लीजिए। श्वशुर, श्वशुर का होता है ससुर। और अगला शब्द है श्वश्रु, ये आप यहाँ देख लीजिए, श्वश्रु, ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है सास। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, यानी मैंने आपसे कहा कि शा का जब हम तद्भव बनाते हैं तो सा में परिवर्तन कर देते हैं, तो इसका अपवाद ये है कि कुछ शब्दों में शा का परिवर्तन सा में नहीं होता, बल्कि संपूर्ण शब्द का ही रूप परिवर्तन हो जाता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्लेश। क्लेश में यहाँ भी तालव्य श था, तो तद्भव बनाया हमने, यहाँ भी तालव्य श है, यानी शा को सा में परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि आधा का को पूरा का कर दिया गया, यानी इस जो शब्द है इसका परिवर्तन हो गया, रूप परिवर्तन हो गया। अगला शब्द है दिशांतर। दिशांतर को हमने लिखा दिशावार, यहाँ भी तालव्य श था, यहाँ भी तालव्य श है, यानी इस बार हम शा को सा में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे शब्द का ही रूप परिवर्तन कर रहे हैं। अगला शब्द है शर्करा, तो शर्करा को हम लिखते हैं शक्कर। ये कुछ अपवाद हैं। इसके अलावा अधिकांश शब्दों में हम शा को सा में बदल देते हैं। उसके बाद है नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 है प्र के प्रयोग वाले शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनमें प्र अक्षर का इस्तेमाल किया गया हो वे हमेशा तत्सम होते हैं। उदाहरण के लिए प्रिय, प्रस्तर, प्रस्विन, द्विप्रहरी, दृष्प्रेक्षण, इनमें हर शब्द में प्र अक्षर का प्रयोग किया गया है, तो ये तत्सम है। अगर इनका तद्भव बनाना हो तो या तो इन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है, या फिर प्र में से जो नीचे पा के नीचे आपका पदेन रा लगा हुआ है उस रा को हटा देते हैं। जैसे प्रिय को हमने कर दिया पिए, रा को हटा दिया, प्रस्तर को कर दिया पत्थर। यहाँ देखिए, यहाँ आप 2 पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो पदेन रा को हटा करके सिर्फ पा लिख दिया गया, और दूसरा मैंने अभी इससे पहले वाले नियम में आपको बताया था कि जहाँ भी आधा सा और ता यानी इस्त और आधा सा या था यानी स्थ, ये शब्द एक साथ हैं, तो आधा सा का लोप कर दिया जाता है, यानी इनको खत्म कर दिया जाता है, और ता को था में बदल दिया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रस्तर, तो स्त को हटा करके हमने लिख दिया पत्थर। द्विप्रहरी को हमने लिखा दोपहरी, यहाँ भी प्र में से रा को हटा दिया, और दृष्प्रेक्षण को लिखा हमने देखना। और देखिए
अगला शब्द है प्रतिवेशी। प्रतिवेशी को हमने कर दिया पड़ोसी, प्रभुत्व को पहुंच, प्रथम को पहला और प्रकट को हमने लिखा प्रगट। यहाँ एक और नियम है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भी, लेकिन यहाँ भी आप सुन लीजिए कि ये जो ड़ा शब्द है ये ताड़नजात शब्द होता है, ड़ा और ढा। तो जहाँ भी आपको ड़ा या ढा दिखे वहाँ समझ जाइए कि ये तद्भव शब्द होगा, क्योंकि ड़ा और ढा ये दोनों अक्षर संस्कृत के नहीं हैं, इनका आविष्कार हिंदी में हुआ है, इसलिए इनसे बने हुए शब्द हमेशा हिंदी के होते हैं, यानी तद्भव होते हैं। तो अब तक हम 8 नियम देख चुके हैं। अगली क्लास में ये सारे के सारे नियम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक 200 से 250 शब्दों की एक पूरी लिस्ट दे दूंगा। वो ऐसे शब्द होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास में हम नियमों को पढ़ेंगे, उसके अगले क्लास में हम लोग एक पूरी लिस्ट देखेंगे उन शब्दों की जो इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।